सत्य की खोज, और इस सत्य की खोज कहानी में पात्र कौन कौन से हैं, और ठीक है, और ये पात्र वगैरह इसलिए जाने चूंकि निबंध में अभी आपको ये सब मुस्कुराते हुए आएंगे। तो क्या है पात्र, कौन कौन से हैं। मैंने आज अलग पात्र बनाए, अधिकार। जरा देखिएगा तब आपको इनोवेशन समझ में आएगा दोस्त मेरे। अधिकार, कौन से पात्र हैं। अधिकार, अधिकार क्या है, इसका नाम ही है, ये पात्र अधिकार। एक युवा, एक युवा जो मानवाधिकारों के लिए, जो मानवाधिकारों के लिए जागरूक है। क्या है, जागरूक है। दूसरा, इन पात्रों को याद रखिएगा तभी मैं, न्याय सरिता। न्याय सरिता मैंने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का मानवीकरण कर दिया। अब आप जो नए बच्चे होंगे, मानवीकरण मैंने उसको ह्यूमन बना दिया है, यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को मैंने मानव का आकार दे दिया है। ये कौन करता है, साहित्य आप पढ़ेंगे तो साहित्य में जितने भी साहित्यकार हैं वो क्या करते हैं, प्रकृति का मानवीकरण कर देते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए पद्मावती या मैं कहूं नागमती, दो स्त्रियां हैं और अपने प्रेमी के वियोग में दुखी हैं, तो उस वियोग में प्रकृति को कभी शामिल कर देगा नागमती के साथ, और वह प्रकृति उसकी दोस्त बन जाएगी। और उस प्रकृति को ध्यान में रखते ही वह सारी बात कहेगी। सूरदास ने भी गोपियों को प्रकृति के साथ इसी प्रकार से जोड़ना है। तो प्रकृति का मानवीकरण कर दिया गया, यानी प्रकृति को मानव की तरह प्रस्तुत कर दिया गया। कैसे, गोपियां कहती हैं मधुबन तुम कत रहत हरे। मधुबन यानी, मधुबन माने जंगल, वन। मधुबन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। यानी कह रही है कि हे वन उपवन, तुम इतने हरे भरे कैसे हो, श्याम है नहीं, मथुरा चले गए हैं, और तुम उनके वियोग में जल क्यों नहीं रहे हो, क्यों तुम हरे भरे हो। अब पेड़ तो मानव है नहीं, लेकिन एक मानव पेड़ को मानव की तरह ट्रीट कर रहा है, इसी को बोलते हैं मानवीयकरण। तो मैंने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में वही इनोवेशन डाल दिया है जिसे बोलते हैं न्याय सरिता, मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चे, न्याय सरिता अभी आ जाएगा, उसके प्रश्न का भी उत्तर। वो बहुत ज्यादा ही परेशान, उसको बहुत डाउट है, मुझे सभी सर बता चुके हैं, सीसेट वाले भी बता चुके हैं, आदित्य सर भी बता चुके हैं, छवि का नाम सबको याद हो गया कि इसके इतने डाउट होते हैं किसी कोई लिमिट ना हो। ठीक है, न्याय सरिता, लेकिन मैं यही चाहूंगा सब हो जाएगा। अभी आप जब टॉपिक खत्म होता है ना, उसके बाद आपको डाउट पूछना चाहिए, सर ये डाउट मेरा रह गया, अब ये बच्चा इसे आइडिया नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपने स्टार्टिंग से ही एक शब्द बोलना स्टार्ट किया और बार बार आप कमेंट कर रहे हो, इसका मतलब आपका एडिटोरियल में या किसी भी क्लास में मन नहीं लगेगा। ये मैं सब बच्चों के लिए बोल रहा हूं, जब तक आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाएगा। अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। बहुत बार क्या होता है, आपका कमेंट टीचर देख लेता है, लेकिन अब उस कमेंट को वो बोलेगा तो नहीं ना, उस पर अपना 2 मिनट क्यों खराब करेगा। फिर भी मेरे 2-3 मिनट चले ही गए, वो अपने आप टॉपिक में अभी आ जाएगा जब क्वेश्चंस का IQ IP किया जाएगा, जब ये कहानी सुनाई जाएगी। लेकिन नए बच्चे हैं, एक आधी बच्चे जो समझ नहीं पाते हैं, वो बहुत चंचल होते हैं, उन्हें लगता है हर जगह जब तक डाउट नहीं पूछेंगे हमारा नहीं। हर्षिता की तरह बनो, सच बता रहा हूं, एकदम शांत लेकिन अनंत गहराई, अनंत गहराई। ठीक है, तो खूब बने रहिए। आप लोग डाउट पूछ के शांत हो जाएगा, क्योंकि एक पूछता है 5 उसको, सर ये डाउट है। ठीक है, अभी एंजॉय करिए, ठीक है, सब हो जाएगा। न्याय सरिता यानी मानवीकरण, आप लोगों को ऐसे ही सोचना है। तीसरा, संकल्प। तीसरा पात्र है संकल्प। संकल्प यानी एक मार्गदर्शक, जैसे आप मुझे मान सकते हैं, एक मार्गदर्शक। ये सब पात्र हैं बेटा। और चौथा पात्र है अवरोध। अवरोध यानी चुनौतियां। कैसा, मजा आ गया। अब आप सोचो कि ऐसी कहानी कभी आपने सुनी जिसमें अधिकार हो, एक युवा जो मानवाधिकारों के लिए जागरूक हो, एक न्याय सरिता यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तीसरा संकल्प जो एक मार्गदर्शक हो, और चौथा अवरोध जो चुनौती हो। ये 4 पात्र हैं। इन्हीं चारों पात्रों के द्वारा कहानी की शुरुआत होने जा रही है।
गांव सहयोगपुर में एक युवा अधिकार मानवाधिकारों के प्रति जागरूक था, यानी एक युवा जिसका नाम था अधिकार। गांव का नाम था सहयोगपुर। सहयोगपुर मतलब मैंने इसलिए मिला सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिल करके इस प्रकार की समस्या का समाधान निकालना चाहिए। तो गांव सहयोगपुर में एक युवा जो मानवाधिकारों के प्रति अत्यंत जागरूक था, रहता था, उसका नाम अधिकार था। अधिकार देखता था कि कैसे कमजोर और वंचित वर्गों के अधिकारों का हनन हो रहा है। उसे एक दिन, यानी अधिकार को एक दिन अपने दादा से पता चला कि देश में एक संगठन है जो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। इसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कहते हैं, यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या ही आपको सिखा दिया गया। अब अधिकार यानी यह पात्र, ये वाला, अपने दादा से प्रश्न करता है। अपने दादा से प्रश्न करता, दादा यह नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, दोनों चीजें। तो दादा बोलते हैं उसके कि यह 1993 में स्थापित एक वैधानिक निकाय या स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसका काम यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन ना हो। ठीक है, समझ में आया काम क्या है, गठन कब हुआ। अब अधिकार यानी एक युवा जो मानवाधिकारों के लिए जागरूक है। अधिकार को लगा कि उसे एनएचआरसी को और गहराई से समझने की जरूरत है। एक रात उसने सपना देखा कि वह न्याय सरिता यानी एनएचआरसी की प्रतीक से मिल रहा है। न्याय सरिता से अधिकार अब मिल रहा है। न्याय सरिता प्रतीक है एनएचआरसी का। ठीक है, अब एनएचआरसी की संरचना और उद्देश्य के बारे में अधिकार और न्याय सरिता की बात से हम आगे बढ़ेंगे। अधिकार न्याय सरिता से प्रश्न पूछता है, यानी स्वयं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से प्रश्न पूछता है कि हे न्याय सरिता, क्या आप मुझे अपने बारे में बता सकती हैं। न्याय सरिता कहती है, मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हूं और मेरी संरचना इस प्रकार है। मेरा अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। आपने पढ़ लिया है, ठीक है, बाकी अन्य सदस्य आपने पढ़ लिए हैं। दूसरा, मेरी चयन समिति में प्रधानमंत्री होते, गृह मंत्री हैं, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं। उसने अधिकार को बताया। फिर उसने तीसरा बताया कि मेरे पास अन्य सदस्य होते हैं जिनमें मानवाधिकार विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल होते हैं। फिर न्याय सरिता ने अपना उद्देश्य बताया। उद्देश्य में उंगलियों पर गिन रहा हूं, रट लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। मानवाधिकारों की रक्षा करना, दूसरा मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच करना, तीसरा सरकार को मानवाधिकार नीतियों पर सलाह देना, चौथा शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से मानवाधिकारों को बढ़ावा देना। अब इसी बीच अधिकार ने फिर न्याय सरिता यानी एनएचआरसी से पूछा, आप कैसे काम करते हैं, यानी अब हम फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। न्याय सरिता कहती हैं, यानी एनएचआरसी स्वयं कहता है कि मैं इन तरीकों से काम करता हूं। पहला, जब कोई मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत करता है तो मैं उसकी जांच करती हूं, यानी पहला हो गया शिकायतों की जांच। दूसरा, न्याय सरिता कहती कि अगर मुझे पता चले कि कहीं मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो मैं स्वयं कार्रवाई करती हूं, यानी इसको बोलते हैं स्वतः संज्ञान लेना। तीसरा, मैं सरकार और संबंधित संस्थाओं को सुधार के लिए सुझाव देती हूं, इसे बोलते हैं सिफारिशें करना। चौथा, मैं संसद को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती हूं, इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग करना। और पांचवा, मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाती हूं, यानी प्रचार करना, यह मेरा काम है। तो आपने काम भी इनका जान लिया। अब आता है अधिकार पूछता है कि न्याय सरिता यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से कि आपके सामने कौन सी चुनौतियां हैं। अब हम चुनौतियां भी पढ़ रहे। न्याय सरिता कहती है, मुझे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे पहला, यानी मेरी शक्तियां सीमित हैं। मेरे पास मेरे द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करने का अधिकार नहीं है, मैं केवल सिफारिशें कर सकती हूं। दूसरा, स्वायत्तता की भी कमी है। क्योंकि सरकार पर मेरी वित्तीय और प्रशासनिक निर्भरता है। तीसरा,
निर्भरता है। तीसरा, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, यानी मेरी चयन समिति में विविधता की कमी है, यानी समिति में और बड़ा स्ट्रक्चर होना चाहिए मुझे चुनने के लिए, मेरे सदस्यों को चुनने के लिए। इसके अलावा मेरे ऊपर कार्यभार का दबाव है, यानी शिकायतों की संख्या बढ़ती जा रही है और संसाधन सीमित है। पांचवा, मानवाधिकारों की व्यापक परिभाषा भी मेरे लिए चुनौती बनती है। क्यों? क्योंकि कभी कभी मेरी भूमिका और जिम्मेदारियां अस्पष्ट होती हैं कि यह मेरा अधिकार है या अधिकार नहीं है। आई होप आप यहां तक की कहानी समझ गए। अब इसी बीच अवरोध नामक पात्र आ जाता है। उसने कहा तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। किससे? न्याय सरिता से कहता है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मेरे बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकती हो। ठीक है? यानी कोशिश करो, लेकिन ये चुनौतियां तुम्हारे पास रहेंगी। समझ गए? अब आता है तभी, अब अंतिम पात्र यानी जो संकल्प है, तभी संकल्प नाम का एक मार्गदर्शक पात्र आया। क्या है ये? मार्गदर्शक। उसने कहा चिंता मत करो न्याय सरिता, हर समस्या का समाधान है। और फिर संकल्प बताता है कि ये जो तुमने मुझे 1 2 3 4 समस्याएं बताई हैं, इनका हल इस प्रकार है। पहला, कानूनी संशोधन किया जाए, यानी एनएचआरसी को गठित करने के लिए जो कानून बनाया गया था उसमें संशोधन किया जाए और एनएचआरसी को अपने द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करने की शक्तियां दी जाएं। पहला सुझाव हो गया। दूसरा सुझाव हो गया ऑटोनॉमी, यानी आयोग को वित्तीय और प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र बनाया जाए। तीसरा हो गया समावेशिता, यानी चयन समिति में सभी वर्गों और समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। चौथा, संसाधन बढ़ाना, यानी एनएचआरसी को पर्याप्त मानव और वित्तीय संसाधन दिया जाए। और पांचवा, मानवाधिकार अदालतें, यानी मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों के लिए विशेष अदालतों की स्थापना हो। स्वाभाविक रूप से तब जल्दी मामले निर्णय के अधीन आएंगे, यानी जल्दी से निर्णय हो पाएंगे। आई होप आप यहां तक समझ गए। क्लियर बच्चा?